सेक्टर विल पावर इंडियाज ग्रोथ, ठीक है। तो आप सबको पता है प्राइम मिनिस्टर ने क्या एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि वी विल बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय एंड ऑफ हिज दिस करंट टर्म, यानी कि 2029 तक इंडिया को वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो विजन सेट किया जाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा बड़ा विजन हो गया। अब जो आने वाले 5 सालों में पॉलिसीज आएंगी, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आएंगी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर होगा। क्या फैक्टर होगा? कि हमें वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, ठीक है। तो ये क्या आपको विजन हमेशा पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का विजन क्या है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप चीज़ें समझ पाओगे। तो अभी क्या है, इन्होंने बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी पावर करेगा। क्यों पावर करेगा रिन्यूएबल एनर्जी? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या किया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट दी पेरिस क्लाइमेट जो डील हुई थी उसके टारगेट्स। जो एक डील हुई थी पेरिस क्लाइमेट की 2015 में, तो उसमें हमने क्या किया था, कुछ टारगेट सेट किए थे कि हम इतनी एनर्जी को रिन्यूएबल से लेंगे और इतनी एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से लेंगे। तो इंडिया इज राइट ऑन द पाथ, मतलब हम वो टारगेट अचीव करने के पाथ पर हैं, और हम वन ऑफ द ओनली कंट्री हैं ये करने वाले, ठीक है। तो दिस मेक्स अस डिफरेंट, ठीक है। तो मोदी जी यही बोल रहे हैं कि कैसे हम हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है कैसे हमें इस टारगेट तक ले जाएगा। तो उनका क्या टारगेट रख रहे हैं वो कि 2030 तक हम 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से रिसोर्सेज से निकाल सकें, राइट। जब इतनी एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम हमारा जो एनर्जी अभी जो आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, पर यूनिट जो कॉस्ट आ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, अगर रिन्यूएबल से हमने ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया अपना तो, ठीक है। हमारे पास एबेंडेंस सोलर पावर पोटेंशियल है। और कौन कौन से पोटेंशियल है रिन्यूएबल में हमारे पास? सब लोग पहले ये बताइए, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज सब समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। ऐसे सोर्सेज जो नेचुरली हमें अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कौन से हो गए? वाटर, तो वो उसमें हाइड्रो एनर्जी आ जाता है, विंड एनर्जी आ गया, सोलर एनर्जी आ गया, और भी होते हैं, जियोथर्मल होता है, ठीक है। लेकिन मेजर पोटेंशियल आपके ये थ्री हैं, ठीक है। तो अभी करंट में हम कहाँ कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं? हमारे पास विंड काफ़ी अच्छा है, सोलर काफ़ी अच्छा है, और हाइड्रो काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं उनको भी रिन्यूएबल में माना गया है, बड़े डैम्स और छोटे डैम्स दोनों को, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे कि जो डैम्स होते हैं ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट का एम क्या है कि 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम रिन्यूएबल से लेके बाय 2030। अभी कितना टारगेट अभी चल रहा है हमारा? अराउंड 150 170। अभी हम इतना 150 टू 170 गीगावाट ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से लेते हैं, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आप जब देखोगे तो अराउंड 80 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आ रहा है? विंड से आ रहा है, 50 से 70 सोलर से आ रहा है, बाकी हाइड्रो से आता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा सोर्सेज अभी करंट में क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है। तो ये विजन बताने के लिए था आपको, ठीक है। ये आर्टिकल भी थोड़ा देखो। मणिपुर का केस लास्ट ईयर से किस किस ने फॉलो किया था? मणिपुर आपने देखा था क्या केस हुआ था? हम जैसा हमने डिस्कस किया था, हाई कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी कि मेची ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए। हमने क्या और डिस्कस किया था कि शेड्यूल ट्राइब में अगर उनको रिजर्वेशन मिल जाता है तो दे कैन परचेज द लैंड इन द हिल रीजन, ठीक है। बताया था ना कि मणिपुर क्या है, एक नीचे वैली है, आसपास क्या है, हिल्स हैं, ठीक है, ये बताया था आपको। तो जो हिल्स रीजन है यहाँ पे कौन है? कुकीज हैं एंड नागास ट्राइब्स हैं, ठीक है। वैली में कौन है? मीती ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो जब अगर मीती को एसटी स्टेटस मिल जाता तो वो क्या कर सकते थे, इस एरिया में भी लैंड खरीद सकते थे, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, इस डिसीजन से उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तनाव हो गया, ठीक है। और ये एथनिक वायलेंस किससे और बढ़ा था? एक इंसिडेंस हुआ था। इंसिडेंस क्या हुआ था कि दो कुकी वुमेन्स, ठीक है, दो कुकी वुमेन को परेड कराया गया था नेकेड। कहाँ पे किसने परेड कराया था? मीटी ग्रुप्स के लोगों ने, ठीक है। ये वीडियो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, इस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के रिएक्शंस आए थे, और ऑब्वियसली इट वाज नॉट गुड प्रैक्टिस, राइट। तो उस इंसिडेंट से क्या हुआ,
जो कुकी ट्राइब्स थे उनको बहुत दिक्कत हुई उस चीज़ से, ऑब्वियसली होगी भी। और उनमें जो एथनिक टेंशन्स थे वो काफ़ी बढ़ गए, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि राइट्स होने लगे। और उन्होंने भी सेम स्टेप उनकी वुमेन के लिए किया, राइट। तो ये क्या होता है, एथनिक टेंशन्स बढ़ते हैं तो वैसा ही होता है। तो ये इंसिडेंट्स की वजह से जो फॉर्मर आसाम राइफल्स चीफ है उन्होंने बताया कि ये इंसिडेंस एक मेजर फैक्टर था कि मणिपुर का जो वायलेंस है अभी इस स्टेज पर है। अगर ये इंसिडेंस ना हुआ होता तो शायद से क्या हो जाता, पीस टॉक्स कंटिन्यू हो पाते। लेकिन इस इंसिडेंस के बाद ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप इस इंसिडेंस को एक अपने लैंडमार्क उसमें वर्ड में एग्जाम्पल में रखोगे कि आपको कोड करना रहे कि कैसे कोई इंसिडेंस ट्रिगर करता है एथनिक वायलेंस को, तो आप इस इंसिडेंस को एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस एग्जाम्पल। क्या हुआ था, हेरेसमेंट हुआ था कुकी विमेंस का बाय मेजी ट्राइब, ठीक है। हमने कुछ दिन पहले क्या डिस्कस किया था, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, अलग अलग लोग कमेंट करते रहेंगे। क्यों कमेंट करेंगे, क्योंकि अगेन प्राइम मिनिस्टर ने इसको रीइटरेट किया है कि हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जरूर कराएंगे। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बोलेंगी कि नहीं ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, जो साथ वाले उनके पार्टीज हैं वो बोलेंगे अच्छी है। तो वो सब चलता रहेगा, उसमें हमें जाना नहीं है कोई भी पार्टी क्या बोल रही है। हमें बस ये समझना है कि वो इशू क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है और उससे नुकसान क्या है, ठीक है। इतना हमें याद रखना चाहिए बस। इस चीज़ को भी समझ लो थोड़ा कि जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो ये आप हमेशा न्यूज़ देखते होगे कि कुछ फिशरमैन्स फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो निकल नहीं पाते हैं? वाटर प्रेशर, ठीक है। मतलब बात वो है कि सबको पता ही है ना कि आने वाला है साइक्लोन, वार्निंग दी जाती है, फिर भी हमेशा कोई ना कोई फंस ही जाता है। अभी भी आप देखोगे 18 फिशरमैन मिसिंग ही हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको फिशिंग कैसे होती है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। फिशिंग ऐसा नहीं है कि बस किनारे गए, जाला डाला और मिल गई मछलियाँ, इतना आसान नहीं होता। आपको कहाँ जाना पड़ता है, डीप सीज में जाना पड़ता है। डीप सीज कहाँ पे रहता है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर इतनी रेंज के साथ जाते हैं वो लोग। अपने वो मैकेनाइज्ड बोट्स लेके जाते हैं, नॉर्मल बोट्स लेके भी नहीं जाते हैं। और वो डीप सीज में वेंचर करते हैं जहाँ पे उनको बड़ी मछलियाँ और ज़्यादा क्वांटिटी में मछलियाँ उनको मिले। तो जब इतना डीप में आप जाते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब करंट एकदम से आएगा, जैसे ये लाइन पढ़ना कि आईएमडी ने वार्निंग क्या दी है। आईएमडी ने क्या वार्निंग दी है वो देखो कि देयर आर डीप डिप्रेशन ओवर गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, इट इज लाइकली टू मूव स्लोली नियरली वेस्ट टुवर्ड्स अक्रॉस गैंगेटिक वेस्ट बंगाल एंड मेंटेन द इंटेंसिटी ऑफ डीप डिप्रेशन, ठीक है। अभी आप देखोगे इस डीप डिप्रेशन की वजह से हमारे यहाँ भी कुछ वेदर चेंजेस हो गए। क्योंकि साइक्लोन जब कभी भी इम्पैक्ट जब दिखाता है तो क्या होता है, उसका जो इम्प्रेशन है दूर दूर तक फील होता है। आप देखोगे अगर बंगाल में हिट कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे भी आपको वेदर फिनोमेना चेंज देखने को मिलता है, इतना स्ट्रांग होता है। तो आप समझ सकते हो कितना दूर है फिर भी यहाँ तक हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विंड्स जो हैं, विंड्स बहुत दूर से आती हैं और उनकी एक स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, तभी जाके वो साइक्लोन सस्टेन कर पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ में मैं क्या बताना चाह रहा था कि फिशिंग होती कैसे है। तो फिशरमैन को कहाँ जाना पड़ता है, डीप सीज में। जब वो डीप सीज में वेंचर करते हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ क्या करते हैं कि जाला डालेंगे। तो उनके अंदर वो लालच रहता ही है कि अब जाला डाल दिया तो मछली निकाल ही लेते हैं। तो वो वेट करने की कोशिश करते हैं, जब वार्निंग दी भी जाती है सही टाइम पे निकलने के लिए तो वो निकल नहीं पाते हैं कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, और वहाँ पे वो फंसे रह जाते हैं। और फिर इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाता है कि उनको निकालना इतना आसान नहीं रहता है। तो या तो वो उनकी वेसल लॉस्ट हो जाएगी या फिर वो डूब जाएगी, ठीक है। तो और वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, फिशरमैन है, उनका काम ही समुद्र में रहना है, उसके बाद भी इतना प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि उनकी लाइफ का लॉस भी होता है, ठीक है। तो ये क्या रीज़न है इसके पीछे, फिशिंग एक्टिविटी, कि आपको डीप सीज में जाना पड़ता है फिशिंग के लिए, ठीक है। अब एक
ये आर्टिकल भी समझो। आपको कुछ कन्वेंशंस पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे और एनवायरनमेंट पढ़ोगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होती है जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है, क्या नाम है? जेनेवा कन्वेंशन। किसी ने पढ़ा इसके बारे में पहले कभी? इन कन्वेंशंस का पर्पस क्या होता है और कन्वेंशन का मतलब ही क्या होता है वो समझो पहले। तो कन्वेंशन का मतलब होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स डिजाइन करना जिससे कॉन्सेंसस हो सके लोगों के बीच में। लोग यहाँ पे कौन हो गए? अलग अलग देश, ठीक है। तो अलग अलग देश मिलके एक कॉन्सेंसस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर वॉर हो रहा है, ठीक है, तो वॉर में सबसे ज़्यादा किसको हानि होती है? चाइल्ड को, वुमेन को, राइट, उनकी सेफ्टी को, एल्डरली को, राइट। तो जेनेवा कन्वेंशन क्या है? कि लोगों को ह्यूमनली ट्रीटमेंट देना इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। जब कोई वॉर हो रही हो तो एटलीस्ट आप हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब ना गिराएं, ठीक है। आप उन पॉपुलेशन को टारगेट ना करें जो वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं है। समझ में आ रहा है? घरों को टारगेट ना किया जाए। आपको वॉर करनी है तो मिलिट्री ग्रुप्स के साथ करो, या फिर सामने से जो अटैक कर रहा है उन पे करो। लोकल सिविलियन से दूर रहो, ठीक है। और किससे दूर रहो? हॉस्पिटल से दूर रहो। तो कन्वेंशन में, जेनेवा कन्वेंशन वही सेम चीज है कि ट्रीट दी चाइल्ड, वुमेन एंड द डिसीज्ड एट पार विथ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन की तरह उनको आपको ट्रीट करना है इवन ड्यूरिंग द वॉर। इनको आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दोगे वॉर में। ये क्लियर है? अब हुआ क्या? इसराइल और पैलेस्टाइन, गाजा स्ट्रिप पे वॉर चल रही है, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ? इसराइल ने जो लोकल सिविलियन पॉपुलेशन होती है, जो चाइल्ड होते हैं, उनको टारगेट किया, ठीक है। अब इससे क्या होगा? लोगों में ऑब्वियसली क्या आएगा कि दिक्कत आएगी कि आप ह्यूमन बच्चों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कन्वेंशन का क्या हुआ? वायलेशन हुआ। समझ में आया? वायलेशन क्यों हो गया? क्योंकि आपने बच्चों को टारगेट किया। अब क्या हुआ? इस स्टेप के बाद पूरे देश में, अलग अलग देशों में इसके खिलाफ कुछ निंदाएं हुई। और एक जगह है उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? जैसे हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट होती है, एक बड़ी कोर्ट होती है। तो सिमिलरली जब अलग अलग देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कहाँ जाके लड़ाई करेंगे? उन्हें भी तो कोई एक कोर्ट चाहिए ना, कि हमारे यह पक्ष है वो अपना पक्ष रखें, सामने वाला देश अपना पक्ष रखे, तो कुछ एक कॉन्सेंसस बिल्ड हो पाए। तो ऐसा कोर्ट का नाम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये किसके अंदर आया था? यूनाइटेड नेशंस के जो बॉडीज निकली थी 1945 में, जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था, तो उस उनका एक खुद का कोर्ट उन्होंने बनाया था, जिसमें अब दुनिया भर के जो देश हैं वो बैठ के क्या कर सकते हैं? अपने जो मुद्दे हैं वो सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट किसके अंदर आती है? यूएन के अंदर आती है। और ये कोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? हेग में है। HA, ये सारी नई बातें हैं इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो भी समझाऊंगा। तो मैंने क्या बताया? एक इंटरनेशनल कोर्ट है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही एक इंटरनेशनल कोर्ट है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं? स्टेट और सेंटर जाके अपनी जो भी दिक्कत होते हैं सॉर्ट आउट करते हैं। तो सिमिलरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन जाएंगे? अलग अलग देश जाएंगे, ठीक है। वो देश जाके क्या करेंगे कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरली पैलेस्टाइन ने हेग में जो कोर्ट है ICJ, इसको अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि इसराइल ने हम पे अटैक किया और हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, विच इज अगेंस्ट जिनेवा कन्वेंशन। क्लियर है? समझ में आया? तो कोर्ट ने फिर रूलिंग दी कि ये जो एक्शन लिया गया है ये काफ़ी गलत है और इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ सैंक्शंस निकाले जाएं। अब ये समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने डिसीजन इंप्लीमेंट कराने की। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, अगर वो ऑर्डर का पालन नहीं हुआ तो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी मिनिस्टर हो, इट इज अपॉन द सुप्रीम कोर्ट कि वो बोल देगा कि आपने हमारे कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है एंड यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट, ठीक है। वो पनिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये समझो ICJ के पास ये पावर्स नहीं है। कौन सी पावर्स नहीं है? अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने की पावर्स नहीं है। वो नहीं बोल सकता कि USA पीस कीपिंग फोर्स को कि भाई इसराइल ने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो आप इन पर अटैक कर दो। वो नहीं बोल सकता। तो इसमें जब हम ICJ के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे भी कि इनका जो ऑर्डर निकलते हैं
ये बाइंडिंग नहीं होते हैं, राइट। ये बस एक क्या होता है, एक सरमन टाइप होता है कि हाँ, हमने बोल दिया तो आप इसको देख लो उस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाइंडिंग तो था नहीं। तो अब क्या होगा कि देश अपने हिसाब से कुछ कुछ स्टेप्स ले गए। तो जो देशों ने वेपन सप्लाई किए थे किसको, इसराइल को, ठीक है, उनके खिलाफ जो मतलब वो देश क्या करेंगे, उनको कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे यूके ने मान लो वेपन्स दिए इसराइल को, और वो वेपन का यूज क्या किया गया, बच्चों को बॉम्ब गिराने के ऊपर किया गया। तो यूके क्या कर देगा, सप्लाई करना बंद कर देगा, और जो कंपनी सप्लाई कर रही थी उन पे क्या लगा देगा, सैंक्शन लगा देगा कि तुमने अब सप्लाई किया इसराइल को, तो अब हम तुम्हें बैन कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है इस आर्टिकल का, इस पूरे पूरे कहानी का। तो अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ये हुआ कि कुछ हमारे यहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि इंडिया भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है वेपन्स इसराइल को, और इसराइल ने ये सब एक्शंस किए हैं, तो हमें इन पे सैंक्शन लगाने चाहिए। किस पे सैंक्शन लगाने चाहिए कि इंडिया अब एक्सपोर्ट्स ना करे, किसका, वेपन्स का। तो ये किसने बोला, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने किसको बोला, ये सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, एक आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट पे जिम्मेदारी है कोई भी इंटरनेशनल जो ट्रीटी होती है उसको इम्प्लीमेंट कराने की, ठीक है। फ्यूचर में पढ़ोगे, अभी बस एक जानकारी के लिए रख लो कि जो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों गए थे। इसलिए गए क्योंकि अगर इंडिया कोई इंटरनेशनल ट्रीटी का अगर पार्टी है, यानी कि हमने वो साइन कर रखा है कन्वेंशन, तो वो जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की, कि वो ट्रीटी इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। समझ में आया, क्या समझ में आया। इंडिया किसी भी कन्वेंशन या कोई भी ट्रीटी में हम हिस्सेदार हैं, तो वो कन्वेंशन को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। समझ में आया ये, ठीक है। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई एक जेनेवा कन्वेंशन आपको पता ही है, इसके तहत क्या बोला गया है कि चाइल्ड को और वुमेन को हानि नहीं पहुंचानी है, लेकिन इसराइल ने पहुंचाई है, ठीक है। तो इंडिया को अब क्या कर दो, आप सैंक्शन लगाने को बोल दो, किस पे, इसराइल पे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हमें नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना, क्योंकि उनके जो, पहली बात तो ये जो कन्वेंशन है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है कि इम्प्लीमेंट कराना ही कराना है आपको, आप ठीक है, आप फॉलो करो तो करो, नहीं करते हो तो ऐसा कोई नहीं कि दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया के अपने खुद एक कुछ इंटरेस्ट हैं, हम गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि आप हमारे हिसाब से चलो और एक कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कराओ, ठीक है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मेरा ये पर्पस नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या बोला क्या नहीं बोला, इट्स प्योर पॉलिटिकल। आपको समझना चाहिए व्हाट इज जेनेवा कन्वेंशन, व्हाट इज आईसीजे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स कौन सी हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो लोग क्यों जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वो डायरेक्शन दे सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिए थे, ठीक है। ये तीन चीज़ इस आर्टिकल से समझने लायक थी, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जेनेवा कन्वेंशन एंड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब यूएस में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, कब है, साल 8 नवंबर को ही है शायद से, है ना, 5 नवंबर को है, सॉरी, ठीक है, नवंबर 5 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं यूएसए में। यूएसए के इलेक्शन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे डिसाइड होगा कि वहां पे या तो रिपब्लिक पार्टी आएगी या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी इज अ बिट लेफ्टिस्ट पार्टी, रिपब्लिक पार्टी इज राइट विंग पार्टी। लेफ्ट विंग राइट विंग समझते हैं सब लोग, नहीं समझता कोई हाथ खड़ा कर दो, मैं समझा दूंगा। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी एंड राइट विंग आइडियोलॉजी, नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये डेमोक्रेसी बन रही थी तो दो मत हुए, एक तो राइट साइड बैठते थे और लेफ्ट साइड बैठते थे, ठीक है। जो लेफ्ट साइड बैठते थे उनको, वो किस आइडियोलॉजी के थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, ठीक है। राइट विंग वाले कौन थे, जो प्रो नेशनल जो बोलते हैं, जो देश के हित की बात करते हैं या फिर राइट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दो आइडियोलॉजी क्या हो गई, एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी हो गई, एक राइट विंग आइडियोलॉजी हो गई। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, राइट विंग इज प्रो नेशनलिस्ट, इनको हम नेशनलिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है।
नेशनलिस्ट क्या होता है कि वो देश की बात करेगा, कम्युनिस्ट क्या होते हैं कि वो सबके हित की बात करेंगे, कि जो भी लास्ट पर्सन है उसको हम फायदा पहुंचा सके, ठीक है, सबके इक्वल राइट्स हों, ठीक है। नेशनलिस्ट क्या बोलेगा कि ठीक है, किसी की राइट्स अगर कम हो भी नहीं है, हमारे देश का हित सबसे ऊपर है, ठीक है, तो देश ऊपर है उनके लिए लोगों से, ठीक है। तो ये समझ में आया, दो आइडियोलॉजी हैं। तो सिमिलरली आप देखोगे दुनिया भर की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वो इन्हीं दो आइडियोलॉजीज पे चलती हैं, ठीक है। कैसे चलती हैं कि एक पार्टी क्या होगी, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की होगी, दूसरी पार्टी राइट विंग होगी। जैसे यूके में एक क्या है, लेबर पार्टी है, ठीक है। लेबर पार्टी क्या है, एज द नेम सजेस्ट लेबर इज रिलेटेड टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। नहीं पड़ता अभी लोगों को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। कम्युनिस्ट को एक बार फिर से कवर कर लेंगे, अभी बस ऐसे समझो, एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी होती है और एक राइट विंग आइडियोलॉजी होती है। लेफ्ट, हाँ, सोशलिस्ट को क्या, हाँ हाँ, सोशलिस्ट इज पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट ओनली, ठीक है। तो दो आइडियोलॉजीज क्या हो गई, एक नेशनलिस्ट हो गए, दूसरे कम्युनलिस्ट हो गए, ठीक है। अब ये लेफ्ट विंग का नेचर अलग अलग होता है, एक होते हैं फार लेफ्ट, तो वो क्या हो गए, एकदम कम्युनिज्म की बात करेगी कि सब कुछ देश का जो रिसोर्सेज हैं सबको बांट दो, ठीक है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी को अगर इलेक्शन जीतने हैं तो वो ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। तो इसके फिर कैटेगरी डिवाइड की गई कि अगर ये फार लेफ्ट है तो हम अपनी आइडियोलॉजी इतनी लेफ्ट रखते हैं, ठीक है। इतनी लेफ्ट रखने का क्या मतलब है कि हाँ, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको बांटो, लेकिन उतना ही बांटो जितनी हमारी क्षमता है, ठीक है। तो लिमिटेड कर दिया अपनी आइडियोलॉजी को, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, ठीक है। राइट विंग वाले क्या है, नेशनलिज्म की बात करेंगे, और ये भी फार राइट से थोड़ा राइट साइड आने लगते हैं, और ये क्या बोलेंगे, ठीक है, लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको आप चीज़ें फ्री में दे सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, अभी इतना समझ लो, दो आइडियोलॉजी होती है, लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है। लेफ्ट विंग क्या बोलेगा, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करो, राइट विंग बोलेगा नेशन के हित की बात करो, ठीक है। तो यूएसए में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे दो पार्टीज हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक पार्टी क्या हो गई, राइट विंग हो गई, और डेमोक्रेटिक लेफ्ट विंग पार्टी हो गई। तो यूएसए में जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उस हिसाब से क्या पॉलिसीज भी लेके आएगी। अब जो यूएसए में पॉलिसीज आएंगी उसका इम्पेक्ट किस पे पड़ता है, पूरे देश दुनिया पे पड़ता है। क्यों, क्योंकि यूएसए से सब लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। हमारा भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है कहाँ जाता है, वी आर हाईएस्ट, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अभी यूएसए को जा रहा है, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं, चाइना से करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम कहाँ कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं। तो अगर यूएसए ने कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ गए कि हमारे एक्सपोर्ट्स को उन्होंने दिक्कत कर दी, तो हमें काफ़ी घाटा हो जाएगा। ये समझ में आया, क्यों घाटा हो जाएगा, क्योंकि उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी। तो ये पॉलिसीज चेंज करने का पावर किसके पास है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास। तो इसलिए यूएसए के इलेक्शंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वहाँ पे कौन सी पार्टी आएगी, क्या पॉलिसीज रहेंगी, और उससे क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में होगा। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे। अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के नॉमिनी है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, उन पे क्या हुआ है, असैसिनेशंस अटैक्स हुए हैं। कल दूसरा अटैक की कोशिश की गई थी, एक अटैक उनको रैली में हुआ था, अगर आपने किसी ने फॉलो किया हो, कि बुलेट उनके कान से छू के निकल गई थी, राइट। वो सिक्योरिटी फेलर माना गया था। दूसरा कल अटैक कोशिश की गई तो उसको रोक लिया गया, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिंपैथी वोट पर असर पड़ेगा, तो वो चीज़ समझ सकते हो आप। मेरा बस इसको पढ़ाने का एग्जाम्पल इसलिए था कि समझो कि यूएसए के जो इलेक्शन हो गए वो हम पे क्यों इम्पेक्ट डालेंगे, ठीक है, वो समझना था बस। ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा रिकरिंग है कि फ्यूचर जनरेशन्स जो हो रही हैं ना, आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी उनको क्लाइमेट जस्टिस देना है हमें। हम जितने रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज करते जा रहे हैं, हमारे जो पास्ट जनरेशन हैं उनने यूटिलाइज कर लिया, आगे वाली जनरेशन का क्या, ठीक है, उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं बचने वाले हैं। तो इसके लिए दुनिया भर के लोग क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनके लिए हम क्या करें, रिसोर्सेज बचा के रखें। सब हंस क्यों रहे हैं इस बात पे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होने वाली है, एक समिट होने वाली है, समिट का नाम क्या है, द समिट ऑफ द फ्यूचर,
तो मेरा बस इसको बताने का पर्पस था कि द समिट ऑफ द फ्यूचर है क्या। इसमें क्या होगा, डेलिब्रेशंस होंगे कि फ्यूचर में जो जनरेशंस आएंगी उनको हम क्लाइमेट जस्टिस कैसे प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो आपके लिए बस काम का ये है, समिट ऑफ द फ्यूचर इज अ समिट विच विल गोइंग टू हेल्ड इन न्यूयॉर्क। ठीक है, बस। और ये किससे रिलेटेड होगी, क्लाइमेट जस्टिस से रिलेटेड होगी। बस इतना काम का था आपका। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है वुमेन लेड डेवलपमेंट का। तो क्या है इस आर्टिकल के अंदर कि राज्यसभा सेक्रेटरीट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, दो हाउसेस हैं हमारे। इनको फंक्शन कराने के लिए एक क्या होता है, एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया है। सेक्रेटेरिएट का काम क्या है कि ऑफिस है वो, राज्यसभा का समझ लो एक ऑफिस है खुद का वो, जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट बोलते हैं इसको, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। ऐसे ही क्या होगा, एक लोकसभा सेक्रेटेरिएट होगा। इस सेक्रेटेरिएट का हेड कौन होगा, जो सेंटर में आपको देखने को मिलते हैं जब कोई प्रोसीडिंग्स हो रही होती है। तो यहाँ पे मान लो चेयरमैन बैठे हुए हैं ऊपर की चेयर में, तो नीचे एक चेयर लगी होती है एक। ठीक है, वहाँ पे कौन बैठते हैं, सेक्रेटेरिएट के चेयरमैन बैठते हैं। ठीक है, तो वो भी काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, काफ़ी उनकी रैंकिंग हाई होती है। ठीक है, क्योंकि वो पूरे राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट के हेड हैं वो। ठीक है, समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल क्या है, ये आर्टिकल है कि कैसे सेक्रेटेरिएट में वुमेन लेड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि हमारा जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे वुमेन लेड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो चेयरपर्सन्स के पैनल होते हैं, जैसे आपने अगर कभी प्रोसीडिंग्स देखी हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही चेयरपर्सन बैठ के प्रोसीडिंग को हेड करता है, चेंज करते रहते हैं लोग। कभी ऑब्जर्व किया है ये चीज़, प्रोसीडिंग कभी देखी है? देखो, आप जिस डोमेन में जा रहे हो ना, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इन सबको देखें चीज़ों को। लोकसभा कैसे फंक्शन करती है, राज्यसभा कैसे फंक्शन करती है, हेड कौन होता है। जो आप किताबों में पढ़ रहे हो वो सामने दिख ही रहा है आपको, तो कभी देख लिया करो। ठीक है, तो क्या होता है ये फंक्शंस में, ये राज्यसभा चलती है तो एक चेयरपर्सन होता है जो प्रोसीडिंग को क्या करता है, हेड करता है। ठीक है, फेमस हुए से मीना कुमारी हैं, बैठ जाइए बोलती थी वो, राइट। तो वो मीम्स तो आप लोगों ने कब देखे ही होंगे। तो ये चेयरपर्सन होते हैं जो प्रोसीडिंग्स को हेड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कौन किसको कितना टाइम मिलेगा, कौन 8 मिनट बोलेगा, कौन 10 मिनट बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। ठीक है, इनफैक्ट चेयरपर्सन का काम क्या होता है कि किसी ने अगर गलत तरीके से कोई अपना कंडक्ट किया तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं वो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा और दी राज्यसभा। ठीक है, तो अब इनके चेयरपर्सन के क्या होते हैं, दूसरी कैटेगरी, मतलब एक पूरा पैनल बनता है इनका, क्योंकि कोई भी बंदा लगातार 8 घंटे नहीं बैठ सकता प्रोसीडिंग के लिए। तो एक पैनल बना दिया गया इनको। क्या दूसरे पैनल में मेंबर्स को क्या बोला जाता है, वाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन हेड हो गया। चेयरपर्सन राज्यसभा के कौन होते हैं, इतना बताओ चलो। राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। गुड। तो वाइस प्रेसिडेंट तो क्या हो गए, चेयरपर्सन हो गए। अब वो हमेशा तो बैठ नहीं सकते, वो तो कहीं घूमने भी जाएंगे, या फिर कोई मतलब घूमने क्या, मतलब विजिट पे जाएंगे और दूसरे काम भी उनके पास। तो दूसरे लोग क्या करेंगे, इसको प्रोसीडिंग को हैंडल करेंगे। तो एक पैनल बना दिया गया, इनको बोला जाता है वाइस चेयरपर्सन पैनल। तो अभी राज्यसभा में जो वाइस चेयरपर्सन पैनल है, इसमें सारी वुमेन है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप जरूर कोट करिएगा, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि सारी चेयरपर्सन कौन है, अभी वुमेन है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम नागालैंड से कोई जो एमपी हैं वो चेयरपर्सन इस राज्यसभा के सेक्रेटरीट को हेड करेंगी, सॉरी इस असेंबली को हेड करेंगी। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन बनी है वो। और क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टाफ है सेक्रेटेरिएट का, वो वुमेन वहाँ पे देखने को मिलेंगी, वुमेन पोजीशंस हाई पे हैं, हाई पोजीशंस पे हैं। तो ये बेसिकली आपको लिखना है कि सेक्रेटेरिएट में आपको वुमेन लेड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जब भी कोई एग्जाम्पल आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे, या कोई क्वेश्चन लिखोगे सोसाइटी में जहाँ पे वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की जाएगी, तो दिस कैन बी योर इंट्रोडक्शन। इवन दिस देयर कैन बी एग्जाम्पल्स राइट फ्रॉम हेयर। ठीक है, इसको इस तरीके से आप दिमाग में रखेंगे। एग्जैक्टली exactly। और इसका एग्ज़ाम भी होता है अलग से, सेक्रेटेरिएट का, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का अलग से एग्ज़ाम होता है, जिसमें जाने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं तो शी विल बी एन आईएएस मोस्टली। जो ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये शी इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, तो वो आईएएस ही रही होगी।
क्या इशू आ गया है? तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान जो स्कीम है, इसकी फंडिंग नहीं मिली है। क्या नहीं हुआ? फंडिंग नहीं मिली किसको? तमिलनाडु को। ठीक है, बस समझना ये क्यों नहीं मिली है। ठीक है, कोई भी फंडिंग जब किसी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है सेंटर से, तो क्वार्टर्स में मिलती है। एक साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4। एक जो इस फिस्कल ईयर का जो पहला क्वार्टर है वो खत्म हो चुका। कब खत्म हुआ था? जून में। तो उस जून की फंडिंग भी अभी सितंबर हो गया, इनको नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो वो कितनी फंडिंग थी लगभग? हाँ, 2000 करोड़। टू इतना अमाउंट है, क्योंकि ये क्या है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो टोटल अमाउंट इतना था इस क्वार्टर का इस स्कीम के लिए तमिलनाडु को, 3,500 करोड़। उसका 60% लगभग इतना होता है अमाउंट। तो ये अमाउंट कायदे से सेंटर को ट्रांसफ़र करना था। किसको? स्टेट को। क्यों नहीं किया? तो वो हम देखते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी ये 34 साल बाद आई थी। इससे पहले 1986 की हम एजुकेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ? कुछ चेंजेस लाए गए। क्या चेंजेस लाए गए? कि आपको कंप्यूटर जो एजुकेशन है वो स्कूल में हम जल्दी इंट्रोड्यूस कराते गए। और क्या चेंजेस लाए गए थे? 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई थी कि जो स्कूल में जो एजुकेशन होगी, लोकल जो लैंग्वेजेस होती हैं उसको हम अहमियत देंगे। ठीक है, ये बोला गया था। ठीक है, तो ये एक कॉन्टेंशन बन गया तमिलनाडु और सेंटर के बीच में। सेंटर ने बोला कि हिंदी को आप प्रमोट करो। किसको बोला? तमिलनाडु को। तमिलनाडु इज नोन फॉर एंटी हिंदी हिंदी लैंग्वेज मूवमेंट्स। ठीक है, वो पहले से ही काफ़ी अगेंस्ट रहे हैं कि दूसरी लैंग्वेज हम इम्पोज नहीं होने देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम हिंदी को प्रमोट नहीं करेंगे। और सिर्फ हिंदी नहीं आती है इसमें, संस्कृत भी आप प्रमोट कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो। लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है। एक तो इंग्लिश में पढ़ाओ ही पढ़ाओ, दूसरा आप अपनी लोकल लैंग्वेज ले लो। लोकल लैंग्वेज क्या हो गई? तमिल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तीसरी आप जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसको प्रमोट करो। तो उसमें हिंदी, संस्कृत जो भी आप चाहो प्रमोट कर सकते। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो हमारा एजुकेशन करिकुलम है उसमें हम सिर्फ इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हम इन्हीं को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ठीक है, तो देखते हैं। फिर गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी कि हम क्या क्रिएट करेंगे? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, ये स्कीम क्या है? पीएम, इसको हमने बोला पीएम श्री। तो ये क्या है कि स्कूल्स है राइजिंग इंडिया के हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। इसमें क्या होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कंप्लीट स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो ये क्या बनेगी फ्यूचर में? मॉडल स्कूल्स बनेंगे जिनको फॉलो करके दूसरे स्कूल्स इंस्पायर हो सकते हैं कि इस तरीके से हमारा करिकुलम हमें एस्टेब्लिश करना है, ये हमें क्लासेस बनानी है। तो ऐसा, तो इसके लिए एमओयू साइन करना था। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई बड़े डिसीजन लिए जाते हैं तो एमओयू साइन किए जाते हैं। दो सरकारें आपस में बैठ के जब कुछ डिसीजन लेती हैं कि हाँ हम ट्रेड करेंगे, हाँ हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग, ये एक वर्ड होगा, ये बार बार आपको आएगा। ये क्या होता है? डॉक्यूमेंट ही है जिस पे साइन किए जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कुछ पॉलिसीज लिखी जाएंगी और उनको एक्सेप्ट करके साइन कर दिया जाएगा और ये एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। तो ये क्या हो गया? साइन हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये साइन करना था आपको किसके अंदर? पीएम श्री के अंदर। तो सेंटर ने बोला कि आप जब तक ये साइन नहीं करोगे हम आपको ये इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं करेंगे। तो इन्होंने साइन नहीं किया, और जो साइन किया भी था वो मॉडिफाइड वर्जन किया। तो उससे ये इंस्टॉलमेंट हॉल्ट हो गई है। कुल मिला के इनके पास अभी पैसा नहीं पहुंचा है, और इसका रीज़न क्या है? 3 लैंग्वेज फार्मूला। लैंग्वेज फार्मूला मैंने आपको बता दिया क्या है, कि एक तो आप इंग्लिश में पढ़ाओ, एक अपनी लोकल लैंग्वेजेस और एक अपनी नेशनल लैंग्वेजेस को आप प्रमोट करिए। इन्होंने बोला ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? हमारी सिर्फ 2 लैंग्वेज पॉलिसी है, हम उसको फॉलो करेंगे। ये इशू है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? सी है? ठीक है, ये लास्ट है, इमरजेंसी प्रोविजंस। पॉलिटी का है पार्ट। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस किसके अंदर पढ़ते हैं हम? आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356।
मैंने आपको बेयरएट खरीदने को बोला था, किसी किसी ने खरीदा, किसी ने अभी तक ऐप डाउनलोड कर ली थी? प्ले स्टोर पे ऐप भी है इसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कल किया नहीं है? तो आप तो पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो आपको तो सबसे पहले होना चाहिए आर्टिकल्स, अगर आ रहे हैं तो आपको पहला स्टेप होना चाहिए कि आर्टिकल में लिखा क्या है। अगर आप इतनी मतलब जागरूकता नहीं रखोगे ना, तो चीज़ें बहुत दिक्कत होगी एग्ज़ाम को लेके। ये आज एज अ स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी है कि जो आर्टिकल्स नंबर आपके सामने, कुछ तो आते ही होंगे क्लासेस में, आते हैं? अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ आर्टिकल आना? चलो मैं तो बोलता हूँ दो चार आर्टिकल डेली। मैं तो बोलता ही हूँ जब भी डेली पढ़ाते हैं तो आर्टिकल्स जो आ रहे हैं एटलीस्ट जागरूक रहो कि आप उनको पढ़ें कि आर्टिकल में दिया क्या है। हम तो बस बोल के चले जाएंगे आर्टिकल 141 या फिर 143, अभी मैंने बोला 355, आर्टिकल 356। जब तक इनको पढ़ोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? ठीक है, तो समझो इस चीज़ को। ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है मणिपुर को केस को लेके। ठीक है, एंड कर देते हैं, काम करते हैं, पढ़ नहीं पाओगे बाद में, कल डिस्कस करते हैं उसको।